Hello guys, welcome to Adviz YouTube channel. Myself Himanshu Gupta. I am ITJ Means and Advanced Mathematics Faculty. तो यहाँ पर इस चैनल पर मैंने स्टार्ट किया है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज और उसी सीरीज में आज हमारा 8th लेक्चर है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने जो है रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने रैशनल नंबर्स को देखा था और रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इन सब को देखा था कि ये एक दूसरे में किस तरह से फिट होते हैं। अब उसी में एक नए टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोग आज देखने जा रहे हैं जिनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो ये इर्रेशनल नंबर पूरे नंबर सिस्टम में कहाँ पर फिट होते हैं और ये कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम इर्रेशनल कहते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक सबसे पहले नंबर लाइन बनाई थी और उस नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स देखे थे। सबसे पहले हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर्स मार्क किए थे जो कि हमारे होंगे 1, 2, 3, 4 और उसी में अगर हमने 0 भी ऐड कर दिया तो 0 हमारा जो है क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो ये सारे नंबर्स मिलाकर हमारे बन रहे थे होल नंबर। फिर हमने उसमें नेगेटिव इंटीजर्स ऐड किए और फिर हमने ये बोला कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं इस रियल नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स नहीं होते लेकिन जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो 3/2 या फिर 3/4 या एक नंबर हो गया तुम्हारा 1/3। p/q जहां पर p और q तुम्हारे इंटीजर्स हैं और q हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स और उसमें अगर हम 0 ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर आता है। उसमें अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐड कर दें तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाते हैं और उसमें अगर हम p/q के फॉर्म के सारे नंबर्स को ऐड कर दें तो हमारा रैशनल नंबर बन जाता है। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि जो हमने नंबर लाइन बनाई है क्या उस पर अभी भी कोई हमारा नंबर बचा हुआ है, कोई ऐसा नंबर है जिसको हमने इस रैशनल नंबर के सेट में काउंट नहीं किया। चलो देखते हैं। तो मान लो कि हमारे पास ये नंबर लाइन है और यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने लिया 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, अब इस 1 और 2 के बीच में भी हम कुछ नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमने ले लिया एक नंबर 2/10 और एक नंबर यहाँ पर हमने उसके जस्ट क्लोजली ले लिया 3/10। अब 2/10 हमारा होगा 0.2, डेसिमल में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 3/10 हमारा होगा 0.3। अब हम ये बोल रहे हैं कि 0.2 और 0.3 के बीच में हमारे बहुत सारे नंबर होंगे, राइट, जो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। इसके अलावा रैशनल नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स हमारे बचे। सपोज करो कि यहां पर हम एक ऐसा नंबर फॉर्म करते हैं जो इन दोनों के बीच में है लेकिन जिसको अभी तक हम लोगों ने काउंट नहीं किया। तो सपोज हमने यहां पर बोला कि हम उस नंबर की शुरुआत करते हैं 0.2 से। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हारे 5 दोस्त हैं, है ना, और उन 5 दोस्तों को तुमने एक एक करके बैठा दिया। अब तुमने उनसे ये बोला कि 0 से 9 तक लेकर वो कोई भी डिजिट्स को चूज करे और उस डिजिट को तुम इस नंबर के आगे लगाते जाओ। ठीक है, जैसे सपोज तुम्हारे पहले दोस्त ने बोला कि इसमें हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त ने तुम्हें बोला कि इसमें अगर हम यहां पर मान लो 3 लिख देते हैं। मतलब वो उन दोस्तों से कहो कि अपना रैंडम नंबर जो है वो बोलते रहे और अगर एक बार पूरा सर्कल हो गया, सभी 5 दोस्तों से तुमने पूछ लिया, तो फिर से उनसे कहो कि एक एक नंबर और बताएं और इस तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओ। तो तुम्हारे पास बहुत सारे रैंडम नंबर आते जाएंगे। 2, 1, 3, 5, 2, 0, -1 तो नहीं, 0 से 9 के बीच कोई भी नंबर लेंगे, 7, 8, 9, 5, 2, 1, 0। इस तरह से कोई भी तुम्हारा चलता रहे। इस तरह से अगर हम इस प्रोसेस को बहुत बार इसको रिपीट करें, इनफाइनाइट टाइम्स हम रिपीट करते ही जाएं, इस प्रोसेस को कभी ना रोकें, तो हमारे पास जो नंबर आएगा ये नंबर हमारा 0.2 से 0.3 के बीच में होगा, ऐसा तो मानते हो। और इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है,
तो ये नंबर जो हमारा बचा, ये जो नंबर हमारा लिखा हुआ है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ये नंबर रियल नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं जरूर होगा, लेकिन इसको अभी हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में इंक्लूड नहीं किया है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि हमने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमें इसको ट्राई तो करना चाहिए, इसको हम ट्राई करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के बाद। अभी के लिए इतना समझ लो, यहां पर हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो नंबर है जो हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर में नहीं लिया, जिसमें सेट रैशनल नंबर तुम्हें पता है पी बाई क्यू के फॉर्म के होते हैं, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी वही बनेगी जो हमने अभी बोली कि नंबर्स which cannot be written in p by q form, where p and q are integers, p and q are integers, are called irrational numbers। तो तुम यहां पर इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि नंबर लाइन पर वो सभी नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर पा रहे, दोज आर आवर इरेशनल नंबर्स। जैसे कि जिसमें से एक एग्जांपल हमने यहां पर ये देखा। इसके अलावा और कोई ऐसा एग्जांपल है जिसको हमें यहाँ पे समझ में आता है कि जो हमारा इरेशनल नंबर होगा? ये तो हम तुमने ऐसे ही रैंडमली नंबर्स को जनरेट करके यहाँ पर एक नंबर बनाया है, इरेशनल नंबर हमने। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसको हम यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो ऐसा एक नंबर हम यहां पर ले सकते हैं, √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसकी अगर हम वैल्यू यहां पर निकालें तो ये हमारा 1.1414213, और इसमें आगे ये चलता ही चला जाता है। √2 को भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें जाएं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम क्यों नहीं लिख सकते, तो इसका देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि तुमने कहा कि नहीं सर हम इसको तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि ओके लिख कर देखते हैं हम लोग। √2 को मान लो हमने यहां पर लिख दिया पी बाई क्यू। ठीक है, और हमने ये बोला कि p और q यहां पर इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स, और इस p बाई q को हम अपने लोएस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट फॉर्म हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो जो लोएस्ट फॉर्म है उसमें p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो हमने बोला कि लेट √2 इज इक्वल टू p by q, where p and q are integers and there is no common factor between p and q। ठीक है, हम ये इसको लिख सकते हैं। अब अगर √2 इज इक्वल टू p by q है तो हम यहां से बोल सकते हैं √2 इंटू q इज इक्वल टू p, और दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, p स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर हमने ये बोला है कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर हमारा नहीं है। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है यहां पर, तो अगर p और q को हम देखें तो एक नंबर यहां पर इवन होगा और एक नंबर ऑड होगा, या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों नंबर ऑड हो। ठीक है, तो यहां पर हमारे दो केसेस बन सकते हैं कि वन ऑफ p एंड q इज
इवन एंड अदर इज ऑड। और सेकेंड हमारा यहां पर बन जाएगा कि बोथ आर ऑड। अब दोनों इवन नहीं हो सकते। अगर दोनों इवन हो गए तो इवन नंबर में 2 का फैक्टर हमेशा रहता है। तो और हमने ये बोला है कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर p हमारा इवन है और q हमारा ऑड है मान लो, या हम किसी भी एक को इवन ले लें और किसी भी एक को ऑड ले लें, तो हम ये देखते हैं कि मान लो ये हमारा 2q² है, ये हमारा हो गया इवन, और अगर q इवन है और p ऑड है तो ये हमारा हो जाएगा ऑड। तो क्या एक इवन नंबर ऑड के बराबर हो सकता है? कभी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इनिशियल एजम्पशन जो कि हमारा था √2 = p/q, जो हमने शुरुआत में लेट किया था, दैट वाज रॉन्ग। इसका मतलब √2 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये तो हमारा एक केस हुआ। ये हमारा कौन सा केस हुआ? जब हमने p को ऑड लिया है और q को हमने इवन लिया है। ठीक है। अब ऐसे ही बाकी केसेस में क्या होगा ये तुम खुद से सोच सकते हो। ये तुम्हें मैंने एक्सरसाइज के लिए बोला, एक्सरसाइज के लिए दिया कि इसको ट्राई करके सोचो कि लॉजिक क्या होगा कि जब दोनों ऑड हो गए तो क्या ये हमारा बराबर हो सकता है, 2q² = p² हो सकता है, और जब p इवन हो गया और q ऑड हो गया तो क्या ये हमारा बराबर हो सकता है। जब p इवन हो गया और q ऑड हो गया तो ये बात का ध्यान रखना कि अगर p इवन है तो उसमें 2 का एक फैक्टर जरूर होगा, और p² में फिर तुम्हारा 2 × 2 का फैक्टर हो जाएगा। तो तब उस केस में भी LHS = RHS नहीं हो पाएगा, और उस केस में भी हमारा एजम्पशन जो है रॉन्ग हो जाएगा। इन तीनों ही केसेस को अगर हम देख लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, लॉजिक अपना बना लेंगे, तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि जो हमने लेट किया था, इनिशियल एजम्पशन किया था कि √2 = p/q, दैट वाज रॉन्ग। इट मींस कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसी तरीके से और भी तुम्हारे यहाँ पर नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान लो √3, √5, √7, √11, 3 + √5, 4 - √7। तो ये सभी हमारे क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। अब ये सभी नंबर रियल नंबर लाइन पर भी होते हैं, इनको हम लोकेट कर सकते हैं। इनको लोकेट कैसे करेंगे ये भी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। लेकिन ये सभी नंबर तुम्हारे रियल नंबर लाइन पर होते हैं। वो बात अलग है कि हमें अभी इनका यूज इतना नहीं है कि हम इनको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करें, मार्क करें, लेकिन अभी हम इनको मार्क करके देखेंगे कि किस तरह से ये इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर लाइन पर आते हैं। इसके अलावा एक और नंबर है जो तुम काफी यूज करते हो, और वो तुम्हारा एक इरेशनल नंबर है, लेकिन तुम्हें अभी तक पता नहीं है। वो नंबर हमारा है पाई। ठीक है, वो नंबर है हमारा यहाँ पर पाई। तो यहाँ पर पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू अभी तक जो भी तुमने यूज की है, तुमने यूज की होगी यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7। लेकिन जैसा कि मैंने अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। अब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में ये बात बहुत ही क्लियरली लिखी है कि वी टेक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7, बट इन रियलिटी पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। टेक्स्ट बुक में ये बात लिखी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो क्लास 9th और 10th कर लेते हैं, लेकिन तब भी उनके दिमाग में ये बात रहती है कि पाई की वैल्यू 22/7 है। तो उसका रीजन यही है कि इस बात को स्ट्रेस नहीं किया गया, बट यहां पर मैं जरूर स्ट्रेस करना चाहूंगा, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। अगर पाई 22/7 हो गया तो फिर तो भाई हमारा पाई जो है वो रैशनल नंबर ही बन गया, लेकिन पाई हमारा रैशनल नंबर नहीं होता। पाई की जो वैल्यू होती है, पाई को हम कभी भी पाई की वैल्यू को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम्हें कहीं कैलकुलेशन करनी, तुम्हें एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, राइट,
और कहीं पर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए तुम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 ले सकते हो। बट इस बात को हमेशा दिमाग में रखना कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 22/7। तो कोई अगर तुमसे ये पूछता है कि पाई -22/7 क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अपने बोला था, पाई -22/7 will not be equal to 0. It will have some value because pi is not 22/7. तो ये एक बहुत कॉमन नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है, जिसका हम लोग यूज भी करते हैं। आगे जाके एक नंबर और आएगा जिसका हम कई जगह पर यूज करेंगे, उसको मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। उसको हम बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट, और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। जिस तरह से पाई कांस्टेंट तुम कई जगह पर यूज करते हो, ई भी हम कई जगह पर यूज करते हैं। अभी इतना जानना ही तुम्हारे लिए काफी है, और बस यहां पर ये बात समझ लो कि ई इज एन इरेशनल नंबर एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई इज 2.71। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे रियल नंबर लाइन पर तो होते हैं, लेकिन इनको नॉर्मली हम यूज नहीं करते, बट हम इनको मार्क करके आज देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आगे हमारा जो है ये क्वेश्चन उठता है कि जो हमने पूरा अपना सिस्टम बना रखा है नंबर सिस्टम का, जिसमें हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं और रैशनल नंबर्स हैं, इसमें ये इरैशनल नंबर्स कहां पर फिट होते हैं। अगर हम ये बात करें कि हमारे पास कोई एक नंबर है, जैसे 3/7 मैंने बोला, तो वो हमारा रैशनल होगा या फिर इरेशनल, हमारा वो रैशनल नंबर होगा। अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं √7, तो दैट इज एन इरेशनल नंबर। अगर हमने एक नंबर लिया पाई, दैट इज एन इरेशनल नंबर। तो हम बल्कि ये देख रहे हैं कि रियल नंबर लाइन पे अगर हम कोई भी एक नंबर उठाते हैं तो वो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ऐसा नहीं होगा कि इरेशनल नंबर्स भी रैशनल हो। तो अभी तक हम जो सर्कल्स हैं वो और बड़ा करते गए हैं कि इंटीजर्स के अंदर ही सारे रैशनल नंबर्स आएंगे, सारे होल नंबर्स जो है इंटीजर्स के अंदर आएंगे, सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर आएंगे। लेकिन यहाँ पर इरैशनल नंबर का जो सेट है वो अलग से आएगा। एक हमारे रैशनल नंबर्स हैं और एक हमारे इरैशनल नंबर्स हैं, दोनों एक दूसरे में इंक्लूडेड नहीं है। नंबर या तो रैशनल होगा या फिर इरैशनल होगा। तो इस तरह से तुम्हारा यहाँ पर इरैशनल नंबर सिस्टम में आता है। ठीक है, अब ये जो नंबर्स है रैशनल और इरैशनल नंबर्स, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि रैशनल प्लस इरैशनल, मतलब इन दोनों को मिलाकर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ऑल आर रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर्स तुम्हारे वो नंबर्स हैं जिनमें तुम्हारा यहां पर हम लोग रियल नंबर लाइन पर इनको हम दिखा सकते हैं। रियल नंबर लाइन पर हमारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरैशनल नंबर्स भी होते हैं, और कोई भी नंबर नहीं होते। इन दोनों नंबर्स को अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो इसके अलावा किसी भी तीसरे टाइप का नंबर रियल नंबर लाइन पर नहीं होता। हमारे सारे नंबर्स कवर हो जाएंगे। एक बार हमने रैशनल नंबर्स को कवर कर लिया और एक बार हमने इरैशनल नंबर्स को कवर कर लिया। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम पूरा बन जाएगा रियल नंबर्स का, नंबर सिस्टम का, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी ये नंबर सिस्टम जो है तुम्हारा पूरा कंप्लीट नहीं है, अभी इसके आगे भी और भी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन अभी के लिए इस स्टेज पे जो भी हमारे सिलेबस वगैरह में है उसको अगर हम देखें तो उसके हिसाब से हमें बस यही समझना है कि एक हमारे रैशनल नंबर है, एक हमारे इरैशनल नंबर्स हैं, और दोनों को मिलाकर हमारे बाहर एक इन सर्कल बन रहा है जो कि हमारा, जिनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर सिस्टम का है। अब नंबर लाइन पर क्या है, नंबर लाइन पे तो हम दोनों नंबर्स दिखाते हैं, है ना। यहाँ पर हम 0 दिखा दिया, 1 दिखा दिया, 2 दिखा दिया, -1 दिखाया, -2 दिखाया, 1/2 दिखाया। ठीक है, ऐसे ही √2 कहीं हमारा यहाँ पर होता है, पाई हमारा कहीं आगे होता है, √5 हमारा कहीं यहाँ पर होता है। तो हर एक नंबर एवरी रियल नंबर कैन बी मार्क्ड ऑन द रियल नंबर लाइन। एवरी रियल नंबर
कैन बी मार्क्ड ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है, और वो चाहे तो रैशनल होगा चाहे इरेशनल होगा, मतलब दोनों मिला के। तीसरे टाइप का नंबर हमारा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर लें, ठीक है, अगर हमने नंबर लाइन पे कोई भी एक पॉइंट मार्क कर दिया तो वो किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब वो नंबर क्या होगा ये हमें नहीं पता, वो हमें काउंट करना पड़ेगा या हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारा मार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, लेकिन वो जरूर किसी ना किसी नंबर को यहाँ पर तुम्हारा इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पर हम ये भी लिख लेते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है, ये तो हमारा रियल नंबर हो गया। रियल नंबर्स इसमें समझो। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि जिस तरह से हमने ये देखा था पिछली क्लास में, हमने ये देखा था कि हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हम चाहे तो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं कि नहीं। दो नंबर्स लिए, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2, दो नंबर्स लिए, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2, फिर जो नंबर आया उसको लिया, दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2। इससे हमारे उन दोनों के बीच में नंबर आते जाएंगे। इस तरह से हमारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर होता है। तो ऐसे ही ये भी अब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइट रियल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स। नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स हैं, सभी को हम नहीं देख सकते, लेकिन हाँ हम उनको लॉजिक से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये नंबर्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ये बोल सकते हैं, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइट rational as well as irrational numbers। तो कोई भी दो रियल नंबर ले लो, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, कोई भी दो इरैशनल नंबर ले लो, उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर होंगे, और टुगेदर इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि थोड़ा सा समझते हैं कि इरैशनल नंबर हम रियल नंबर लाइन पर किस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि हाँ नंबर्स हैं, हमारे कुछ नंबर्स हैं जो हमारे इरैशनल नंबर्स हैं, जो हमारे रैशनल नंबर्स नहीं है, लेकिन क्या हम इनको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं? तो हमने इरैशनल नंबर्स के क्या क्या एग्जाम्पल देखे। हम लोगों ने देखा √2, √3, पाई, ई। तो देखते हैं कि इनको हम कैसे करेंगे। तो उसमें से चलो पहला हम लोग यहाँ पर लेते हैं √2, और √2 को हम लोग कैसे लोकेट करेंगे कि यहाँ पर √2 हमारा कहाँ पर आएगा। अब √2 की वैल्यू अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 1.414 और इसके आगे चलता रहता है। ठीक है, इसके आगे मुझे भी याद नहीं, बट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस नंबर को लोकेट करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं ज्योमेट्री की। ठीक है, ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे, और ज्योमेट्री में भी हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब देखो इसीलिए मैथ्स इंपॉर्टेंट। मैथ्स में क्या है कि हम कहीं का लॉजिक, हम टॉपिक्स को आपस में जो है मिक्स करते हैं, और लॉजिक से कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बोरो करके उसका यूज अपने एनालिसिस के लिए करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेकर हम लोग यहाँ पे √2 को मार्क कर सकते हैं। √2 को मार्क कर सकते हैं रियल नंबर लाइन पे। कैसे? अगर हम लोग ये देखें कि जैसे अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम एक साइड ले लें 1, परपेंडिकुलर हमने ले लिया 1, और बेस भी हमने ले लिया 1, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ये तुम बता सकते हो क्या?
हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमें आती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर 1 स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 स्क्वायर, दोनों को ऐड किया तो ये हमारा आ जाएगा √2। तो किसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें जिसमें हमारा परपेंडिकुलर 1 हो और बेस भी हमारा 1 हो, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें फिर हम जो है उन पॉइंट्स को जो है वहां पर कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो उससे हमारे पास आ जाएगा कि √2 लेंथ हमारी कितनी है, एग्जैक्ट मतलब हमारे पास आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग चलो अब नंबर लाइन पे इसे लोकेट करते हैं। तो नंबर लाइन पे हमने क्या किया यहाँ पर कि नंबर लाइन बनाया, और जैसे हमने बोला हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो भाई यहीं पर बना लेते हैं, हमारे पास 1 यूनिट तो है ना, 0 से 1 के बीच में हमारा कितना यूनिट का डिस्टेंस हुआ, 1 यूनिट का हुआ। तो हमने वहां पर एक लाइन बनाई, ये ब्लैक कलर की लाइन, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन बनाएंगे ताकि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो। ये हमने इसके परपेंडिकुलर लाइन बना दी। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, एक ये वाला पॉइंट इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं ओ, अगर हम ए और ओ को मिला दें तो तुम बता सकते हो यहाँ पर कि ए और ओ के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, जैसा कि हमने अभी देखा √2 होगी। तो इन दोनों को हमने मिला दिया। अब हमारे पास यहाँ पर इसी फिगर में हमें समझ में आ गया कि ओ ए जो है दैट इज आर √2, ठीक है। अब इसी लेंथ को अगर हम यहाँ पर ओ पर कंपास रखकर यहाँ पर इतना लेंथ ओ ए लेंथ लेकर अगर हम यहाँ पर आर्क लगाएं तो ये हमारा आगे जाके कहां पर कट करेगा। ये अगर हम कंपास की नोक जो है यहाँ पर ओ पर रखेंगे और ए से डिस्टेंस लेकर आर्क लगाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है बी, क्या ओ ए इक्वल टू ओ बी नहीं होगा, और ओ ए हमारा है √2, इसका मतलब ओ बी हमारा हो गया √2, ठीक है। अब ये तुम्हें समझ में आता होगा कि जैसे हम कंपास से जैसे आर्क लगाते हैं तो उसमें हमारा एक सर्कल का आर्क बनता है। तो सर्कल के आर्क में जो सेंटर से हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होती है। तो यहाँ पर ए की डिस्टेंस जो ओ से है √2, वही बी की डिस्टेंस होगी ओ से, दैट इज √2, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट आ रहा है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है √2 को। तो हमने यहाँ पे √2 मार्क कर दिया कि नहीं कर दिया, एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट हमने क्या √2 हमने लेंथ लिया, उसका आर्क लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है 1.414 अप्रोक्सीमेटली हम बता रहे हैं, और बट हमने मार्क उसको एग्जैक्ट किया 1 और 2 के बीच में 1√2 पर, ठीक है। तो ये जो लेंथ हो गई ओ बी, दिस इज आर √2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने √2 को लोकेट कर। अब ये तो ठीक है भाई, √2 का तुम्हें समझ में आ रहा है कि अरे सर ये तो सिंपल है, 1 और 1 का बनाया, कुछ और थोड़ा सा हाई करें तो मान लो हम यहाँ पर √3 का देख लेते हैं, ठीक है। हम 2 का देखेंगे यहाँ पे √2 √3 का, और अगर तुम आगे करने चाहो तो इसी तरीके से इसी लॉजिक से बना सकते हो, ठीक है। वो टास्क मैंने तुम पर छोड़ा, ठीक है। अगर किसी को मतलब जानना है किस तरह से करना है तो वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, मैसेज कर सकता है कि किस तरह से हमें आगे के बनाना चाहिए। बट √3 के लिए भी हम जो है यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प करेंगे। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जहां पर हमारा हाइपोटेन्यूज √3 हो जाए, यानी कि अब हम लेंथ लेंगे यहाँ पर एक √2 की अगर हम लेंथ ले लें और एक 1 ले लें तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा दैट विल बी √2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू √2 + 1 इज इक्वल टू √3। ये हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है √3। तो चलो इसे लोकेट करते हैं। हमने नंबर लाइन बनाया। अब यहाँ पर ये देखो हमारा जो बेस हमने लिया है दैट इज √2, हमें √2 बनाना नहीं आता, तो पहले हम इसमें √2 कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो √2 कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना है, 1 का बेस, 1 का परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया √2, ठीक है। तो ये हमारा 1, ये हमारा 1 और ये √2। तो बेस हमारा ऑलरेडी तैयार है। अब इसी बेस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितनी लेंथ का, 1 लेंथ का। तो अब ये जो ऊपर वाला एक ट्रायंगल बनने जा रहा है इसमें इसका हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा दैट विल बी आर √3,
3। ये जो ग्रीन में हमें लेंथ दिख रही है ये दिस विल बी आर √3। कैसे √3 हो रही है? इसके लिए तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है तुम्हारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस हमारा है √2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारा 1, दोनों के स्क्वायर करके ऐड करेंगे 3 आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे हमारा √3 आ जाएगा। तो हमारे पास √3 लेंथ आ गई और अभी भी ये O से आ रही है, तो जो काम हमने वहां पर √2 के लिए किया था यहाँ पर हम √3 के लिए कर देते हैं। O पर कंपास लेकर एक आर्क लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये जहां भी कट करेगा दैट विल बी आर पॉइंट। जैसे इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर A, तो ये हमारा B हुआ। तो ये B हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये √3, ठीक है। तो इस और ये तुम्हारा 0 और इस नंबर के बीच की जो डिस्टेंस हो गई दैट विल बी आर √3, यहां से आता है, ठीक है। √3 हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, तो ये इरेशनल नंबर यहाँ पर मार्क हो गया। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी जो है वो होती है 1.732, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाए। तो इस तरह से हम किसी भी इरेशनल नंबर को लोकेट कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर में हम आगे भी और भी डिस्कशन वगैरह करते रहेंगे, ठीक है, और भी चीजें इसमें हम देखते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर समझना है कि हमारे इरेशनल नंबर्स क्या हैं। हमें इतना पता होना चाहिए कि कोई भी रियल नंबर जो कि हमारा रैशनल नहीं है दैट इज एन इरेशनल नंबर। और हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई नंबर हमारा इरेशनल है कि नहीं। वो भी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि √2 को हम देख सकते हैं कि √2 को p/q लेंगे और फिर वहां से हम प्रूव करते हैं कि हम उसको p/q नहीं ले सकते। बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम प्रूव करते हैं कि √2 हमारा जो है एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद हमने ये देखा कि हम इरेशनल नंबर्स को किस तरह से रियल नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। हमने इरेशनल नंबर्स को उठाया कहां से? हमने तो रियल नंबर लाइन से ही देखा है। रियल नंबर लाइन को लेकर हम लोग सब कुछ नंबर सिस्टम अपना बना, तो उन पर हमें लोकेट करना भी आना चाहिए। तो वो हम लोगों ने यहाँ पर लोकेट कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और भी चीजें समझेंगे यहाँ पर। अभी तक हम लोगों ने डेसिमल में हम लोगों ने अब ये समझते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज की तरफ बढ़ते हैं कि जो हम लोगों ने बोला था कि अगर हम रैंडमली नंबर लिखते जाएं तो जो नंबर हमारा आएगा उसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि नंबर्स के जो डेसिमल हमारे एक्सपेंशन आते हैं वो हमारे किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो चलो उस पर बढ़ते हैं हम लोग, रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग रैंडमली अब नंबर्स लेंगे कुछ कुछ और उनके डेसिमल एक्सपेंशन निकालने स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लो हमने सबसे पहले लिया एक नेचुरल नंबर ले लिया 1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1.0000। इसके आगे जितने भी जीरो लिख लो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन यानी 1 पर ही खत्म हो गया। एक्चुअली इसमें एक्सपेंशन कुछ आया ही नहीं नेचुरल नंबर में, डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं। जैसे अब मान लो 5/2, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। 5/2 इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2.5। डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, हाँ 5 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं तो ये हमारा 2 आएगा और 4 1 पॉइंट, हम यहाँ पे पॉइंट लगाते के लिख लेते हैं, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा, 2.5 आ गया, ठीक है। और देखते हैं मान लो 27 डिवाइड बाय 8, 27 डिवाइड बाय 8 कितना आता है हमारा? 8 से डिवाइड करते हैं 27 को, 3 टाइम्स जाएगा 24 बचा, और अब इसमें 3 बचेगा और इसमें डेसिमल के आगे हमारा 0 आ रहा है तो 0 यहाँ पर लिखेंगे। सबको डिवीजन करना आता है यहाँ पर। अब ये तुम्हारा कितने टाइम जाएगा? फिर 3 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा 24, 6 हमारा बचेगा। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0 लेंगे और हमारा अब ये 7 टाइम्स जाएगा 56, फिर हमारा रिमाइंडर बचेगा 4 और फिर ये हमारा 5 टाइम पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा हमारा लेंदी गया, बट ये हमारा उसके बाद रिमाइंडर हमारा इसमें भी लास्ट में जाके 0 आ गया, है ना। तो इन सभी नंबर में क्या हो रहा है? लास्ट में जाके रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 आ जा रहा है। जो भी हमारे हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं तो p/q के फॉर्म में लिखा है, q से डिवाइड करते हैं p को, तो हमारा जो है ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रुक जा रहा है ना। जो डेसिमल के बाद नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आके रुक जा रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम, क्योंकि रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 आ जा रहा है, ठीक है।
अब इसके बाद कुछ नंबर्स देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 7/3, 7 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है क्योंकि p तुम्हारा क्या है 7 और q तुम्हारा क्या है 3। ये हम डिवाइड करें, ठीक है। सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा ये हमारा। 1 हमारा रिमाइंडर बचा, पॉइंट 3 टाइम्स जाएगा ये हमारा 9। फिर हमारा 1 रिमाइंडर बचा, फिर हमने 3 लिया, फिर हमारा रिमाइंडर बचा, फिर हमने 3 लिया। तो भाई ऐसे तो लग रहा है यार ये कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये 3 चलता ही जाएगा, क्योंकि हमारा बार बार रिमाइंडर जो है 1 आ रहा है, बार बार 3 टाइम्स हम लोग कर रहे हैं और ये ऐसे चलते जा रहा है, तो ये रुक ही नहीं रहा है। तो यानी 7/3 हुआ हमारा 2.3333 और ये हमारा चलता जाएगा, ठीक है। तो ये इस वाले में क्या था, इसमें हमारा डेसिमल जो है वो रुक जा रहा था, हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 आ गया लास्ट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम डिवीजन करते जा रहे हैं, बार बार रिमाइंडर हमारा 1 1 1 1 1 आता जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और करें, यहाँ पर हम डिवाइड करके देखते हैं एक और नंबर को। जिसे मान लो हमने डिवाइड किया 27/7, तो 7 से हम 27 को डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा जाएगा 3 टाइम्स 21, 6 आ गया। फिर डेसिमल लगा के 0 हमने लिया, अब ये तुम्हारा 8 टाइम्स जाएगा तो 56 आ गया। फिर तुम्हारा वो रिमाइंडर 4 बचा, फिर हमने 0 लिया, अब ये तुम्हारा 5 टाइम्स जाएगा 35, फिर 5 आया तुम्हारे पास रिमाइंडर। तो अभी भी पूरा कैंसिल नहीं हुआ, जब तक रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर हमने 0 लिखा, 7 लिखा, अब यहाँ पे 49 आएगा, 7 टाइम्स 1 रिमाइंडर आ गया। फिर हमने 1 लिखा यहाँ पर, फिर अब तुम्हारा ये 7 और फिर ये तुम्हारा 3 टाइम्स आ गया। फिर हमारा ये 4 टाइम्स जाएगा 30 में, तो यहाँ जाएगा 28 और फिर हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये तो हमारा खत्म ही नहीं हो रहा, लग रहा है ये खत्म ही नहीं होगा। हमारा 2 टाइम्स हमने लिया तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 14 और ये रिमाइंडर फिर से घूम फिर के 6 आ गया। 6 हमारा यहाँ भी आ रहा है रिमाइंडर और यहाँ भी आ रहा है। तो इसमें अगर हम करते जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा जो है फिर से रिपीट होने लगेगा 857,142, रिमाइंडर 6 आ गया, इसका मतलब फिर से रिमाइंडर, फिर से वही हमारा प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है यहाँ पर कि इसकी वैल्यू हमारी आ रही है 3.857142, 857142, 857142 और ऐसे ये चलता जाएगा। तो बेसिकली इसमें तुम्हारा ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये इतना पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो भाई अभी तक जो हमने रैशनल नंबर देखे उसमें या तो डेसिमल तुम्हारा जो है वो टर्मिनेट हो गया, या फिर हमारा जो है 333 इस तरह से आया। और 27/7 में क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब सेम पैटर्न है लेकिन रिपीट हो रहा है, लेकिन कभी खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर हम किसी इर्रेशनल नंबर को निकालें, जैसे मान लो हमने √2 को निकाला, या पाई की वैल्यू भी देखें, तो पाई की जो हमारी वैल्यू होती है दैट इज, जो मुझे याद है 3.141592 समथिंग ऐसे कुछ होता है, और वो कभी पैटर्न तुम्हारा रिपीट नहीं होता और कभी भी खत्म नहीं होता। पाई की हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं, मतलब ये हमारी वैल्यू होती है और ये आगे तक चलती रहती है 3.141592653589793238। तो इसकी जो वैल्यूज है, इसको हम कई लोग जो है इसकी वैल्यूज जो है 100 प्लेसेस तक लिख चुके हैं और काफी हाई, मतलब इसके, लेकिन कभी भी पैटर्न इसका रिपीट नहीं होता। तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पर इन तीनों स्लाइड्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो भी रियल नंबर आ रहे हैं, हमारे पास एक रैशनल नंबर होते हैं, एक इरैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर्स में हमारा या तो ये तुम्हारा जो है हमारा डेसिमल के बाद हमारा टर्मिनेट हो जाएगा पैटर्न, हमारे नंबर्स टर्मिनेट हो जाएंगे, या फिर पैटर्न तुम्हारा बार बार रिपीट होगा, या फिर रिपीट होगा ही नहीं और टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं वो इन्हीं 3 कैटेगरी में आएंगे। और इसमें तुमने ध्यान दिया,
हमारे पास जो भी रैशनल नंबर है, हमने तो केवल 2 रैशनल नंबर, 3-4 रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लेकर देखा, लेकिन तुम कोई भी रैशनल नंबर लेकर देख लो, वो पहली 2 कैटेगरी में ही फॉल करेगा, जिसमें तुम्हारा डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो या तो टर्मिनेट हो जाएंगे, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे तो उनमें पैटर्न रिपीट होने लगेगा। और यही हमारी पहचान है किसकी, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरैशनल। ये हमारा अभी एनालिसिस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हमने ये नहीं देखा कि क्यों जिसमें पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट यहां पर अभी के लिए नोट कर लो कि इफ पैटर्न ऑफ नंबर्स is non-repeating, then we cannot write those numbers in P by Q form. Hence, such numbers are irrational numbers. तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या हो गए, इरैशनल नंबर्स हो गए, क्योंकि इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी भी हमारा क्वेस्ट खत्म नहीं हुआ है, हमें इसको देखना है कि हम क्यों इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन अभी के लिए हम समझ रहे हैं यहाँ पर हमारे जो 3 तरह के नंबर्स आ रहे हैं। हाँ, हम अभी ये देख सकते हैं कि जितना भी हमारा पी बाई क्यू का फॉर्म का नंबर है उन सभी में या तो डेसिमल के बाद नंबर्स टर्मिनेट हो जाएंगे, या फिर डेसिमल के बाद अगर वो नंबर्स टर्मिनेट नहीं होते तो रिपीट होने लगे। ये हम देख सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो रहे तो उनको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली तुम्हारे पास 3 तरह के तुम्हारे नंबर्स बने। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा 27/4 जो कि हमारा आया था 4.75 आया था। ठीक है, ऐसे ही 100/8 अगर हम करें तो ये हमारा आ जाएगा 12.5। ठीक है, और भी हम लोगों ने नंबर्स यहाँ पर देखे थे। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग पैटर्न के तुम्हारे बन रहे थे, जैसे मान लो एक और देखें 33/5 हम लोग कर सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा 6.6। ठीक है, और ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गए, और दीज आर डेफिनेटली रैशनल नंबर्स। ठीक है, सेकंड टाइप के नंबर जो हमने देखे जिसमें टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन बार बार रिपीट हो रहा था, जैसे कि 19/6 देखा था शायद हम लोगों ने, ये हमारा आएगा 6.6। नहीं, ये नहीं देखा था, बट इसमें भी तुम्हारा क्या है, बार बार रिपीट होगा 6.3333333। तो इसमें ये रिपीट हो रहा है ना, ये बार बार तुम्हारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, राइट। और एक नंबर अगर हम लोग यहाँ पर देखें 20/7, एक इस तरह का हमने कोई नंबर लिया था, इसका अगर हम लोग देखें यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो ये आएगा 2. This will come out to be 2.8571 और इसके बाद फिर ये तुम्हारा जो है 4 के बाद ये आएगा तुम्हारा 2, और इसके बाद फिर ये तुम्हारा रिपीट होने लगेगा, ये आएगा 85714 तो ये कभी खत्म नहीं हो रहा और ये तुम्हारा रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इस तरह के हमारे नंबर्स रिपीट हो रहा है, तो इनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दीज आर आल्सो डेफिनेटली अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं। यहाँ पर हमारा p 19 है, q हमारा 3 है, यहाँ पर p हमारा 20 है और q हमारा 7 है, तो दीज आर आल्सो आर रैशनल नंबर्स। और तीसरे टाइप के नंबर्स जो हमने देखे उनको हम बोलते हैं
इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें तुम्हारा जो है यहाँ पर हमारे आ रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग पैटर्न, ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जैसे हमने थोड़ा सा पाई का वैल्यू तो लिखा था, है ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये पता होना चाहिए कि उसमें पैटर्न रिपीट नहीं करता। जैसे पाई अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा जो है 3.141592 और ऐसे चलता रहेगा, मतलब पैटर्न कोई रिपीट ही नहीं होगा और कभी खत्म नहीं होगा। √2 हमारा जो है दैट विल बी 1.414213 और ये भी तुम्हारा कभी रिपीट नहीं होगा। तो इनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं होगा यहाँ पे। इसको इसकी जगह तुम ये भी यूज कर सकते हो, नॉन रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है। तो यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन को हम समराइज करेंगे कि हमारा जो रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें हमारे पास जो है रियल नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स हैं प्लस इरेशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर में हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग होगा, आइदर इट विल बी टर्मिनेटिंग और इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग पैटर्न, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीट हो रहा है बार बार, और रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है बार बार, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा, और रिकरिंग मतलब कि बार 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 वो रिपीट हो रहा है, राइट। और इरेशनल नंबर में हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब उसमें ना तो वो रुक रहा है ना तो कभी खत्म हो रहा है। कभी हम नहीं बोल सकते कि हाँ चलो यहाँ पे खत्म हो गया, या फिर और उसमें कभी भी कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में तुम्हें बोला था कि जैसे अगर तुम 5 दोस्तों को बैठा के उनसे बोल दो कि एक एक करके सब जो है रैंडम नंबर बताते जाओ और उन नंबर्स को आगे डेसिमल के बाद में अगर तुम ऐड करते जाओ तो वो जो तुम्हारा नंबर आएगा दैट विल बी योर इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, सब रैंडमली नंबर बताएंगे तुम्हें यहाँ पर, और वो कभी भी रुकेगा नहीं। अगर वो उसको प्रोसेस को कभी रोकोगे नहीं तो वो कभी तुम्हारा जो है इरेशनल नंबर तुम्हें मिल जाएगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है कि तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम्हें रुकना पड़ेगा, बट उसको हम लिख नहीं सकते, कितना नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि अगर वो पैटर्न कभी रुके ना, ठीक है, तो हमेशा दोस्तों से बार 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 वो चीज उनसे रैंडमली नंबर्स लेते रहो तो वो तुम्हारा जो है एक इरेशनल नंबर जो है बनता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर हुआ, लेकिन अभी हमें यहाँ पर इस नंबर सिस्टम में ये देखना बाकी है कि किस तरह से हमारा जो है जो नॉन टर्मिनेटिंग पैटर्न है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग पैटर्न है, क्यों उसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और क्यों टर्मिनेटिंग पैटर्न और या रिपीटिंग पैटर्न रिकरिंग पैटर्न को हम PYQ के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो ये हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद इसमें थोड़ी सी और हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से रैशनल नंबर्स को हम दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे। हमने इरेशनल नंबर्स की तो बात कर दी कि उनको हम किस तरह से लोकेट करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसका एनालिसिस करेंगे कि रैशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे किस तरह से दिखा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक है मैथ्स का, लेकिन समझ जाओगे और समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस पर भी जो है अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं, ठीक है। तुम्हारे 9th-10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हारा फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देगा अगर तुम आज का लेक्चर तुम बहुत अच्छे से करोगे तो, ठीक है। नंबर सिस्टम में भी बहुत सी समझने वाली बातें होती हैं तुम्हारी, लेकिन इन चीजों को इग्नोर मत करो, ठीक है। एग्जाम के लिए मत पढ़ो कि एग्जाम में मेरा यही पूछा जाएगा और मुझे यही याद रखना है। इसी वजह से मतलब टेक्स्ट बुक में तुम्हारी एनसीईआरटी में सब कुछ दिया, तुम्हारी एनसीईआरटी में ये भी दिया है कि पाई इज नॉट 22/7 एग्जैक्टली, मतलब उन्होंने यही लिखा है, ये मेंशन भी किया, बट तुम भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तुम ये पढ़ रहे हो मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो। देखो अगर तुम इसको समझ के पढ़ोगे तो मार्क्स तो तुम्हारे आएंगे ही आएंगे, लेकिन तुम्हारा बेस भी मजबूत होगा। मार्क्स तो तुम्हारे 100/100 आ जाएंगे आराम से अगर कोई भी चीज अच्छे से करोगे, ठीक है। लेकिन समझ के करो, आगे के लिए भी तुम्हारे को फायदा होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा दैट विल बी ऑन सैटरडे 7:30 PM पे, और तब हम इस चैप्टर को अपना कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।